वेलकम स्टूडेंट, आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके अगले वाले वीडियो में हमने हिमांक ऑलमन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम इसके हिमांक ऑलमन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग आइए हिमांक ऑलमन के बारे में फिर से थोड़ा सा सीख लेते हैं। हिमांक ऑलमन क्या होता है, इसे हम डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आपको इसको एक ग्राफ के द्वारा हम समझाते हैं कि हिमांक ऑलमन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये शुद्ध विलायक है। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये शुद्ध विलायक है। इसमें आप क्या ले लेते हैं, विलेय लेते हैं। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन आपको क्या प्राप्त होता है, एक तो विलयन प्राप्त होता है। दोबारा सुनेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम हो जाता है। दोबारा सुनेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। मान लीजिए आपका शुद्ध विलायक का हिमांक कितना हो, T0 हो, और विलयन का हिमांक कितना हो, T0F हो, तब आपका हिमांक अवनमन निकल के आएगा डेल्टा TF बराबर T0 माइनस T0F होगा। और आप जानते हैं मेरे भैया कि हिमांक अवनमन जो डेल्टा TF होता है यह विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को आप आगे लिख सकते हैं, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू क्या हो जाएगा M। अगले लाइन से लिखेंगे डेल्टा TF बराबर KF इंटू, यहाँ पर हम मोललता का सूत्र रख देंगे। तो मोललता का जब सूत्र रखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल W गुणे 1000 बटे स्मॉल m और कैपिटल W ग्राम हो जाएगा। इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग हिमांक के अवनमन और विलेय के अणुभार से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, हम लोग करते क्या हैं, इस समीकरण पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, हम लोग देखेंगे हिमांक अवनमन पे आधारित एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो देखिए प्रश्न में दिया क्या गया है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की आपको क्या करना है, गणना करना है। तो आपको क्या करना है, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। ठीक है, यानी जल के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी क्या करना है आपको, KF आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या हमको दिया गया है। यहाँ पर 0.25 ग्राम ग्लूकोज है, इसे 25 ग्राम जल में जब घोला जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए मेरे बाबू, ये ग्लूकोज आपका विलेय होता है, अर्थात इसका स्मॉल W बराबर कितना आपको प्राप्त है, 2.25 ग्राम। ठीक, ग्लूकोज का अणुभार कितना हो जाएगा, 180 ग्राम प्रति क्या हो जाता है, मोल होता है। यहाँ पर ये भी जानेंगे कि कैपिटल W जो दिया है, विलायक का भार कितना दे दिया है, यहाँ पे 25 ग्राम दे दिया है, और जल में घोलने पर हिमांक में कमी होती है, यानी आपका डेल्टा TF हिमांक अवनमन डेल्टा TF 0.93 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, KF ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए सूत्र लगाएंगे, आपको पता भी है सूत्र क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल W गुणे 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट होगा, और कैपिटल W क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना, हमें मान किसका निकालना है, KF का। तो हम लिख सकते हैं KF बराबर इन दोनों का इसमें गुणा हो जाएगा, डेल्टा TF गुणे स्मॉल m गुणे कैपिटल W बटे स्मॉल W गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसी पे अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी डाटाओं का मान रखेंगे।
तो देखिए डेल्टा टी एफ आपका कितना दिया है, यहाँ से लिखेंगे के एफ बराबर डेल्टा टी एफ आपका कितना दिया, 0.93 दे दिया है। स्मॉल एम कितना दे दिया है, 180 दे दिया है। और कैपिटल डब्ल्यू कितना दे दिया है, 25 ग्राम दे दिया है। कितना दे दिया है, 25 ग्राम दिया है। ठीक है, अब देखेंगे क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दे दिया है आपका, 2.25 दे दिया है। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अब इसको और आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे दे दिया है, जैसे आपका क्या दिया है, आगे देखेंगे के एफ बराबर हो जाएगा, आप देख रहे हैं दशमलव के 2 अंक बाद, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है। तो ऊपर नीचे जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 93 गुणे कितना हो जाएगा, 180 गुणे कितना हो जाएगा, 25/225 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 1000। ठीक है, 25 से इसको हम काटेंगे तो 25 नवा कितना हो जाएगा आपका मेरे बाबू, 225 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225, और 9 से इसको अगर आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 20 आ जाएगा। आप 93 का 20 में गुणा करके 1000 से भाग दे दीजिए आप, तो आप देखेंगे कि आपको प्राप्त हो जाएगा कि यह बराबर 93 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 93 में 20 से गुणा कर लीजिए आप, 93 में जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 9 कितना हो जाएगा, 18। कितना आपका आ गया, 1860 बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1000 होगा। कितना, 1000। 1000 से जब इसमें भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा कि ये बराबर 1.86। क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे यूनिट डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या होता है, के एफ यानी मोलर अवमन स्थिरांक कितना निकल कर आ जाता है, 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स आता है। तो ये था मेरे बाबू हिमांक अवमन पर आधारित ऐसे ही प्रश्न, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रासरण एवं प्रासरण दाब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्रासरण के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रासरण क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, तो मान लीजिए क्या होता है, जो क्या किया जाता है, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन, ये आपका क्या हो जाता है, तन विलयन होता है, और ये क्या हो जाता है, सांद्र विलयन होता है। इसे हम क्या करते हैं, चर्म पात्र झिल्ली की सहायता से एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं। इसे क्या बोला जाता है, चर्म पात्र झिल्ली, या इसी को पार्चमेंट झिल्ली कहा जाता है। ठीक, तो हमने किया क्या है, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को जब एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं तो तन विलयन से क्या होता है, जो विलायक का कण होता है, तन विलयन से विलायक का कण सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। इसी अवस्था को परासरण कहा जाता है। एक बार और सुनेंगे, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को, दो अलग अलग सांद्रता विलयन का मतलब होता है कि एक पात्र में क्या किया जाता है, सांद्र विलयन, और एक पात्र में क्या किया जाता है, तन विलयन को चर्म पात्र झिल्ली की सहायता से एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है तो तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो क्या होता है मेरे बाबू, जो तन विलयन का विलायक का कण होता है वह किधर की ओर जाने लगता है, सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। तब आप जान लीजिए कि जो तन विलयन का विलायक का कण होता है वह किधर जाता है, सांद्र विलयन की ओर गति करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, प्रासरण कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, प्रासरण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे मेरे बाबू कि ये चर्म पात्र झिल्ली क्या होता है। चर्म पात्र झिल्ली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चर्म पात्र झिल्ली जो होता है
यह एक ऐसा झिल्ली होता है जिससे केवल विलायक के कण ही विसरित हो पाते हैं। विलायक के कण केवल विसरित होते हैं। विलायक के कण केवल क्या होते हैं? विसरित होते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? चर्मपात्र झिल्ली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चर्मपात्र झिल्ली कहा जाता है। ऐसी झिल्ली जिसकी सहायता से केवल विलायक के कण ही विसरित होते हैं। विसरित मतलब आर पार जा सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? विसरित होना कहा जाता है। तो ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण ही विसरित हो पाते हैं उसे चर्मपात्र झिल्ली कहा जाता है। और चर्मपात्र झिल्ली जो होता है किससे बनाया जाता है? आप समझ लीजिए कि जो प्याज होता है, क्या होता है मेरे बाबू? प्याज। प्याज आप देखते हैं जब इसका फल निकाल देते हैं तो इसके अंदर जो होता है एक पतला सा ऐसे लेयर पाया जाता है, उसका उपयोग आप चर्म पात्र झिल्ली के रूप में कर सकते हैं। या जो होता है भेड़ के आमाशय की दीवार जो होती है, किसके? भेड़ के आमाशय की दीवार जो होती है उसका उपयोग भी हम लोग किसके रूप में कर सकते हैं? चर्मपात्र की झिल्ली के रूप में कर सकते हैं। इसी के साथ आप समझ लीजिए जो अंडा होता है, अंडा, इसके ऊपर का जो कठोर वाला भाग होता है उसको हटा दिया जाता है तो उसके नीचे क्या हो जाता है? एक क्या होता है? पतला सा आपको क्या दिखाई देगा? लेयर दिखाई देता है। उसका भी उपयोग आप किसके रूप में कर सकते हैं? चर्मपात्र झिल्ली के रूप में कर सकते हैं। तो ये था मेरे बाबू कृत्रिम चर्मपात्र झिल्ली। अब आप जानेंगे क्या हो जाता, ये था प्राकृतिक चर्मपात्र झिल्ली। अब हम लोग कृत्रिम चर्मपात्र झिल्ली के बारे में जानेंगे। देखिए कृत्रिम चर्मपात्र झिल्ली के बारे में किसने अपना मत प्रस्तुत किया था? एक थे वैज्ञानिक यम ट्राब। क्या नाम था उनका? यम ट्राब नाम था। उन्होंने सर्वप्रथम पोटेशियम फेरोसाइनेट Fe से क्या किया था? सर्वप्रथम कृत्रिम झिल्ली बनाने का प्रयास किया था। ये झिल्ली ऐसी थी जो अत्यधिक दाब सहन करने की क्या थी? क्षमता रखती थी। तो हमने सीखा मेरे बाबू क्या? परासरण के बारे में। परासरण क्या होता है? जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है तब तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इसी अवस्था को क्या बोला जाता है? परासरण कहा जाता है। तो देखिए मेरे बाबू, अब इसके पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको भी इसी ग्राम डायग्राम के द्वारा ही समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्या होता है? ए होता है चर्म पात्र, क्या हो जाता है? झिल्ली होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक में तन विलयन रखा गया है। क्या रखा गया है? तन विलयन। और एक में क्या रखा गया है? सांद्र विलयन रखा गया है। यहाँ पर क्या होता है? केस नली एक लगा दिया जाता है और केस नली में ऊपर से क्या कर दिया जाता है? यहाँ से पिस्टन लगा दिया जाता है। ये क्या होता है? पिस्टन होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? दाब मापी यंत्र लगा लिया जाता है। तो जब परासरण की क्रिया होती है तो यहाँ से तन विलयन से जो विलायक का कण होता है सांद्र विलयन में आने लगता है, जिससे केस नली में जल का स्तर बढ़ने लगता है। कुछ समय पश्चात हम लोग करते क्या है? इस पिस्टन द्वारा नीचे की ओर थोड़ा सा दाब डाल देते हैं। जब थोड़ा सा दाब डालेंगे तो इधर से इधर की ओर विलायक के कण का जाना बंद हो जाता है। ठीक है। तब तन विलयन से विलायक के कण का सांद्र विलयन की ओर गति रुक जाता है। तो अब हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वह संतुलित दाब जिसके फलस्वरूप, या इस तरह भी हम देख सकते हैं, सांद्र विलयन पर लगाया गया वह संतुलित दाब जिसके फलस्वरूप तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करना बंद कर देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। या आप लोग इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। दोबारा सुन लेंगे कि सांद्र विलयन पर लगाया गया वह संतुलित दाब जिसके कारण तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करना
बंद कर देते हैं, इसी अवस्था को क्या बोला जाता है? पराशर दाब। या इसको संक्षेप में आप पढ़ सकते हैं कि वह दाब जो पराशर की क्रिया को रोक दे, उसी को क्या बोला जाता है? पराशर दाब कहा जाता है। तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने पराशर और पराशर दाब के बारे में पढ़ना सीखा यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? विसरण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे? विसरण के बारे में पढ़ेंगे। और विसरण में भी हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है? तन विलयन होता है, और इधर मान लीजिए क्या रखा गया है? सांद्र विलयन रखा गया है। कौन सा विलयन है? सांद्र विलयन। ठीक है, तो हम विसरण को कैसे समझ सकते हैं कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को, ये चर्म पात्र झिल्ली नहीं है, क्योंकि विसरण में चर्म पात्र झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, इसे डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में रख दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा बीकर लिए, बीच में एक सेपरेटर लगाए, एक तरफ तन विलयन रखे, एक तरफ सांद्र, और बीच फिर क्या करते हैं? सेपरेटर को यहाँ से हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेपरेटर को हटा लिए, जिससे दोनों विलयन एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है, तब तन विलयन से क्या हो जाते हैं? तन विलयन से विलायक का जो कण होता है किधर जाएगा? सांद्र विलयन की ओर जाएगा, और सांद्र विलयन से क्या हो जाता है? विलेय का जो कण होता है वह तन विलयन की ओर आता है। इस तरह की अवस्था को ही क्या बोला जाता है? विसरण। यानी जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को बिना चर्मपात्र झिल्ली की सहायता से एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है, तब तन विलयन से विलायक का कण जो होता है, क्या होता है? तन विलयन से विलायक का जो कण होता है वह सांद्र विलयन की ओर जाता है, और सांद्र विलयन से जो विलेय का कण होता है वह तन विलयन की ओर जाता है। इसी अवस्था को क्या बोला जाता है? विसरण कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? विसरण कहा जाता है। तो आइए, हम लोगों ने यहाँ देखा प्रासरण और प्रासरण दाब, विसरण के बारे में सीखा, प्रासरण तथा प्रासरण दाब के बारे में और विसरण के बारे में हम लोगों ने सीखा। आइए इसी के आगे हम लोग करते क्या है? परासरण। किसमें? परासरण तथा विसरण में अंतर को भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो प्रासरण और विसरण में अंतर हम देखेंगे, इसी डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है, प्रासरण में क्या हो जाता है? तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन में जा रहा है, जबकि विसरण में क्या होता है? तन विलयन से विलायक का कण सांद्र विलयन की ओर, और सांद्र विलयन से विलेय के कण तन विलयन की ओर होता है। अर्थात इसमें ये पहले पॉइंट में हम लोगों ने देख लिखा कि प्रासरण में क्या हो जाता है? प्रासरण में विलायक का जो कण होता है, क्या हो जाता है? विलायक का कण जो होता है किधर से किधर जाएगा? तनु से सांद्र की ओर जाएगा। लेकिन विसरण में क्या हो जाता है? विलायक का कण, विलायक का कण तनु से सांद्र की ओर, तथा विलेय का कण सांद्र से तन विलयन की ओर क्या करता है? गति करता है। फिर इसी के आगे हम लोग देखेंगे प्रासरण की जो क्रिया होती है वह केवल एक दिशा में होती है। या किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है। और ये जो होता है क्या होता है मेरे बाबू? सभी दिशाओं में होता है। क्या हो जाता है? सभी दिशाओं में होता है। इसी के अनुरूप हम आगे देखेंगे प्रासरण की क्रिया के लिए चर्म पात्र झिल्ली की आवश्यकता होती है। चर्म पात्र झिल्ली, चर्म पात्र झिल्ली की क्या हो जाती है? आवश्यकता होती है। और विसरण की क्रिया के लिए चर्म पात्र झिल्ली की क्या हो जाती है? आवश्यकता नहीं होती। प्रासरण क्रिया के लिए चर्मपात्र झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण क्रिया के लिए चर्मपात्र झिल्ली की क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने आज
विलयन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखा है। और आप हमारे इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे विलयन से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहें।